जी स्टूडेंट्स, तो लेट्स नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। एज आइडेंटिफाइड इन द बिगनिंग, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से है। सो रिक्वायरमेंट इसकी बड़ी सिंपल है, 10 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि कंप्यूट करें द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस सवाल को रीड करना शुरू करूं, मैं पहले इसकी कहानी समराइज करके आपको बता देता हूं कि इसमें इसने किया क्या है। एक सिंपल सी स्लाइड के ज़रिए से मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है ताकि आप सिंगल स्नैपशॉट में इसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर सको। ये देखो सर, उसने आपसे जो रिक्वायर किया है वो क्या है। वो कह रहा है कि मुझे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ज़ाहिर है फिनिश गुड्स की, वो मुझे अपडेटेड कैलकुलेट करके प्रोवाइड करो। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके दो हिस्से हैं। एक तो सर हैं आपके गुड यूनिट्स। प्रोडक्ट्स आप दो बना रहे हो, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। एक गुड यूनिट्स हैं और एक आपके डैमेज्ड यूनिट्स हैं। जहां तक तो गुड यूनिट्स का ताल्लुक है, उसकी उसने एनआरवी प्रोवाइड कोई नहीं की। जब प्रोवाइड कोई नहीं की तो ज़ाहिर है फिर एनआरवी टेस्टिंग भी हम नहीं कर रहे होते। तो हम जानते हैं कि जो गुड यूनिट्स हैं उसको जो भी कॉस्ट है, जो भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है उसके तहत मुझे वैल्यू करना है। सवाल में कह रहा है वो FIFO है, तो हम उसके तहत कॉस्ट पे उसको वैल्यू करेंगे। सिंपल सी बात है। और ये कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन FIFO। इट्स वेरी क्लियर कट। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। लेकिन इशू ये है कि इस कॉस्ट को मैंने अपडेट करना है क्योंकि उसमें कोई ना कोई करेक्शंस होने वाली हैं। तो जो कॉस्ट है उसको अपडेट करना पड़ेगा, वो करेक्शंस जो है उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी, तब जाके मैं कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकूंगा। क्योंकि अभी हम सवाल पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वैसे कैलकुलेट करके दी हुई है, लेकिन उसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिकम्प्यूट करके हम ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और FIFO के अंदर जो ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट होती है उसके ऊपर ही क्लोजिंग यूनिट्स वैल्यू हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। जहां तक डैमेज यूनिट्स का ताल्लुक है तो डेफिनेट सी बात है सर, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनआरवी टेस्टिंग। सो वहां पे लोअर ऑफ व्हाट? कॉस्ट, जो कि जाहिर है मुझे अपडेट करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मैं यहां पे भी कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वही कॉस्ट होगी अंडर FIFO। तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो जो डैमेज यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी भी कैलकुलेट करनी है और उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और एनआरवी टेस्ट लगाएंगे। जहां तक गुड यूनिट्स का ताल्लुक है तो वो डेफिनेटली कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड हो रहा होगा और FIFO के मेथड के अंदर। सो दैट इज द एंटायर क्वेश्चन। मुझे सिर्फ कॉस्ट में एडजस्टमेंट्स पास करनी है और डैमेज यूनिट्स की एनआरवी कैलकुलेट करनी है। तो गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स दोनों की अपडेटेड क्लोजिंग वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो दोनों को ऐड करके मैं अपडेटेड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा, जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रही होगी। तो सर दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ए और बी, तो दोनों के लिए हमने वर्किंग परफॉर्म करनी होगी। सो दैट इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट को भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। यानी कि मैं कॉलम्स तो दो ही रखूंगा, प्रोडक्ट ए और बी। गुड यूनिट्स को मैं अलग कर लेता हूं और जो डैमेज यूनिट्स है उनको अलग। गुड यूनिट्स के लिए दो ही लाइन आइटम्स चाहिए, कॉस्ट और यूनिट्स, तो वैल्यू आ जाएगी। जो डैमेज यूनिट्स हैं उसके लिए कॉस्ट वर्सेस एनआरवी करके लोअर ऑफ लेना पड़ेगा और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी। जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है उसके लिए सर हम वर्किंग में चले जाएंगे। सिंपल इज दैट। तो आए जी, वापस मैं सवाल की तरफ आता हूं। जनाब क्या फरमा रहा है? कह रहा है शादमान एंटरप्राइजेस लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स नेमली ए एंड बी। The following figures have been extracted from the draft profit and loss of SCL for the year ended 31 दिसंबर 2023। तो सर एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ SCL फॉर द ईयर एंडेड उसने दे दिया। ये देखें दोनों प्रोडक्ट्स का मुझे प्रोवाइड किया है। क्यों एक्सट्रैक्ट है? क्योंकि सर ये सेल से शुरू हो रहा है। देखें उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है और उसके बाद हम जीपी निकाल रहे हैं और बस। और सर सी और जीएस की उसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको दे दी है। क्या ऐसे नहीं होती? कहां से शुरू होता है? रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग वैल्यू, फिर परचेजेस, फिर रॉ मटेरियल क्लोजिंग, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर कंज्यूम्ड में आप लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हो तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। ऐसे ही ना सर। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, वो उसने इग्नोर करवा दी है। उसके बाद डायरेक्टली वो फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पे आ गया ताकि तुम क्या निकाल सको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इट इज फेयरली सिंपल। ये तो आप इवन जो अकाउंटिंग के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप ये चीज देख रहे होते हो, तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो ये देखो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए दो दो कॉलम्स हैं, यूनिट्स के और रुपीस के। इट्स फेयरली क्लियर। रॉ मटेरियल्स ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग के यूनिट्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं। इसी तरह सेल्स के यूनिट्स भी हैं, वैल्यूज भी हैं। इसी तरह जो फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग है, यूनिट्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। अब जरा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रॉ मटेरियल वाई इस्तेमाल होता है सर
ए को मैन्युफैक्चर करने में और रॉ मटेरियल जी इस्तेमाल होता है बी को मैन्युफैक्चर करने में। चलो जी क्लियर हो गया। फाइफो यूज हो रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। दोनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही प्रेमिसेस में और जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कैसे एलोकेट होते हैं उनके दरमियान? सर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओके, तो सर बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उसने बता दी कि हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं। आप ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ रहे होते हो कि आपकी बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या क्या होती है। आप जानते हो मशीन और हो सकते हैं, लेबर और हो सकते हैं, प्राइम कॉस्ट हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये मैं बड़ा क्लियर कट बता रहा होता हूँ और वहां पे ओवरहेड्स के चैप्टर में उसको मेंशन किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे हम अपोर्शन करेंगे। ओके, अच्छा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर आर पेड एट ₹400 पर लेबर और। ओके, तो सर दोनों कैटेगरीज ऑफ लेबर का रेट उसने प्रोवाइड कर दिया, दैट इज 400 पर आवर। अच्छा, अब इंटरनल ऑडिटर ने कुछ रिव्यू किया है और कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं। आए जी वो इश्यूज पढ़ते हैं। कह रहा ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट था कितना? 1,20,000 का। किसके ऊपर? रॉ मटेरियल वाई के ऊपर। और रॉ मटेरियल वाई किसके लिए इस्तेमाल होता है सर? ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए। तो इसका कुछ डिस्काउंट था, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया गया है टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जी। ओके सर, एक डिस्काउंट था 1,20,000 का ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाई, उसका क्रेडिट हमने गलती से किसको दे दिया सर? रॉ मटेरियल जी को। और जी किस में इस्तेमाल होता है? प्रोडक्ट बी में। तो सर एक डिस्काउंट है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एक तो ये चीज पता चल गई। दूसरा क्या है सर? 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स वर एरोनियसली रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए। ओके, तो सर जहां तक तो पहली एडजस्टमेंट का ताल्लुक है उसमें बेसिकली एक वैल्यू ने शिफ्ट होना है, डिस्काउंट की वैल्यू ने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। लेकिन जहां तक ये सेकंड एडजस्टमेंट का ताल्लुक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट ए के साथ लिंक्ड है कि कोई 250 घंटे थे इनडायरेक्ट लेबर आवर्स के। इनडायरेक्ट लेबर आवर्स किसका हिस्सा होते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। यू नो दैट फ्रॉम योर नॉलेज। जितने इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री के होते हैं दे आर पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो सब नॉन ट्रेसेबल होते हैं। ठीक है सर, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होता है। वो गलती से हमने किसके तौर पे रिकॉर्ड कर दिया? डायरेक्ट लेबर्स में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ए से निकल जाएंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बनेंगे। और आप जानते हो जो चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बनती है वो एब्जॉर्ब होती है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो ये हमने गलती की है कि ये एक इनडायरेक्ट लेबर थी जिसको एब्जॉर्ब होना चाहिए था प्रोडक्ट्स में बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लेबर, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना के प्रोडक्ट ए का ही सिर्फ हिस्सा बना दिया। ठीक है सर, एक तो ये एडजस्टमेंट होगी। फिर एंड पे क्या कह रहा है? फिजिकल स्टॉक चेक हुआ ऑडिटर की जानिब से जिससे पता चला कि प्रोडक्ट ए के 2000 और प्रोडक्ट बी के 1000 यूनिट्स डैमेज कर दी और प्रोडक्ट बी के 1000 यूनिट्स जो हैं वो डैमेज कंडीशन में है। दिस कैन बी सोल्ड एट 20% बिलो द नॉर्मल प्राइस। लो जी, अब यहाँ पे डैमेज यूनिट्स की उसने कहानी दे दी है। डेफिनेटली ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये उसकी बाइफर्केशन है। ये देखो ना, प्रोडक्ट ए जो है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है फिनिश गुड्स की? 12,000। प्रोडक्ट बी की कितनी है? 16,000। तो इसमें से वो ये कह रहा है कि जो 2,000 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट ए के वो डैमेज्ड हैं, इसी तरह 16,000 में से जो 1,000 यूनिट्स हैं वो डैमेज्ड हैं। तो ये हमें मदद देगा डैमेज्ड और गुड यूनिट्स को अलग करने में, और जो डैमेज्ड हैं उनकी एनआरवी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनआरवी टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? 20% बिलो द नॉर्मल सेल प्राइस, वो उसने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अगेन गुड यूनिट्स के बारे में कोई एनआरवी नहीं है। जब नहीं है तो फिर हम वहां पे एनआरवी टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, वहां पे यही अजम्पशन होती है कि हम उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। वैसे आपका दिल कर रहा है आप बाद में उनकी भी कर दीजिएगा, बस फर्क ये है उनका एनआरवी क्या होगा सर? सेल प्राइस ही होगी, और क्या होनी है। ठीक है सर, तो द सिचुएशन इज फेयरली क्लियर। मैंने तुम्हें अलहदा से सिंगल स्नैपशॉट के जरिए से भी समझा दिया है, वहां से इवन सोल्यूशन प्लान भी तुम्हें बता दिया, और फिर मैंने सवाल भी पढ़ दिया है। सो लेट अस नाउ मूव टू द सोल्यूशन प्लान। नाउ सोल्यूशन प्लान बड़ा क्लियर है, दो हेडिंग्स देंगे, गुड यूनिट्स की और डैमेज यूनिट्स की, और फिर कॉस्ट की वर्किंग कर लेंगे सारी की सारी। और वो वर्किंग क्या होनी है? सिर्फ एरर्स की एडजस्टमेंट। ठीक है सर, तो यहां से देखो हमें एक चीज पता चल रही है कि हम क्या करेंगे। यहां पे देखो, एक तो देखो बेटा परचेजेस में एडजस्टमेंट होगी, एक जगह से डिस्काउंट को खारिज करेंगे, दूसरी जगह रिकॉर्ड कर देंगे, उससे देखो क्या होगा? अपडेटेड परचेजेस कैलकुलेट होंगी। ऐसा ही है परचेजेस की वैल्यू, तो मेरे पास अपडेटेड परचेज प्राइस आ जाएगी। चूंकि फाइफो चल रहा है उसकी वजह से क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी अपडेट होगी। जब अपडेट होगी तो मेरी उसके वजह से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग से मिलके बनता है। जब परचेजेस चेंज हो गए तो सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी चेंज हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट रॉ मटेरियल कंज्यूम भी चेंज। फिर उसके बाद देखो मैं लेबर की वैल्यूज को एडजस्ट करूंगा, वो सिर्फ एक जगह ही होनी है। यहां पे मेरा ख्याल है एक खर्चा है लेबर का, वो गलती से रिकॉर्ड हो गया है, जिसको असल में फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होना चाहिए था। फिर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाके उसको एडजस्ट करूंगा और दोनों में अपोर्शन कर दूंगा या एब्जॉर्ब कर दूंगा बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये देखें ये तीनों चीजें अपडेट होंगी। जब ये तीनों चीजें अपडेट होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अपडेट हो जाएगी। क्या ख्याल है? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब अपडेट हुई यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जब अपडेट हुई तो इसको मैं प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके अपडेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर फिनिश्ड गुड यूनिट वो कैलकुलेट कर लूंगा। अगेन चूंकि फाइफो चल रहा है तो इस अपडेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर ही आपकी क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ने वैल्यू होना है। क्या ख्याल है? तो मेरी अपडेटेड कॉस्ट पर यूनिट यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट पर यूनिट तो सर वही होती है, एक ही अंदाज में कैलकुलेट होती है, चाहे वो डैमेज यूनिट्स हो चाहे वो गुड यूनिट्स हो, उसकी तो एक ही दफा वर्किंग होनी है। फिर हाँ जो डैमेज यूनिट्स हैं उसमें बस ये किया जाता है कि कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर कर लेते हैं। तो सर आए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जी सर, तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ सर एक तो गुड यूनिट्स की, ठीक है सर, इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। आगे मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे प्रोडक्ट ए और यहाँ पे प्रोडक्ट बी, ठीक है सर। थोड़ा सा मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ये ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर लेता हूँ जी। ओके, तो यहाँ पे सर कहानी क्या होगी, कॉस्ट जो कि मैं एक वर्किंग से कैलकुलेट करूंगा, डेफिनेटली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है जी। ये एक वर्किंग से आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यूनिट्स के साथ, ठीक है ना सर। इसको ए और इसको अगर बी बोल दिया जाए तो ए इंटू बी से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा सर, वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स। एग्रीड? तो यहां पे इसको क्लोज कर देते हैं। ये मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट आपके सामने डेवलप कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स आ जाएगी और जाहिर है ये क्लोजिंग यूनिट्स हैं। इसी तरह से मैं सर इसको थोड़ा रेप्लिकेट कर लेता हूं और कमोबेश यही स्ट्रक्चर यूज होगा किसके लिए सर, डैमेज यूनिट्स के लिए। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मुझे एनआरवी टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी होगी। ये देखो कॉस्ट बिल्कुल वही उसी वर्किंग से आएगी और फिर मैं इसको कंपेयर किससे करूँगा, एनआरवी से। ऐसा ही है ना सर, मैं ज़रा सिंबल्स एलिमिनेट करता हूँ। ये भी रुपीज़ पर यूनिट की सूरत में होगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलें दो लाइन्स में छोड़ देता हूँ वर्किंग दिखाने के लिए। लोअर ऑफ अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस सी बोल दूँ और इसको डी बोल दूँ तो सर यहाँ पे क्या आएगा, लोअर ऑफ सी एंड डी, ऐसा ही है ना सर। और इसको मैं बोल देता हूं ई। क्या ख्याल है, लोअर ऑफ सी एंड डी, यही होती है एनआरवी टेस्टिंग और क्या होती है। तो फिर इसको ये जिसको मैं ई कह रहा हूं लोअर ऑफ सी एंड डी, इसको मैं फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, यूनिट्स के साथ, जो कि डेफिनेटली डैमेज यूनिट्स होंगे। मैं बल्कि ना यूनिट्स के साथ लिख देता हूं, ये गुड यूनिट्स हैं और ये डैमेज यूनिट्स हैं और डेफिनेटली ये क्लोजिंग यूनिट्स की बात हो रही है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं डैमेज यूनिट्स को सर एफ बोल देता हूं तो ई इंटू एफ से मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स, ठीक है सर, डैमेज यूनिट्स। तो सर अगर मैं वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग यूनिट्स। क्या ख्याल है? तो मैं अगर वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स को फॉर इंस्टेंस जी और इसको एच बोल दूं तो सर जी प्लस एच, इससे मेरे पास क्या आएगा सर, इससे मेरे पास आ जाएगा टोटल, या इसको कह दें अपडेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है ना सर। तो फॉर्मेट इज वेरी मच क्लियर टू अस, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज द अपडेट वर्किंग ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है सर। वो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट अपडेट करनी है, वही क्लोजिंग यूनिट्स के लिए भी कॉस्ट पर यूनिट होती है क्योंकि फाइफो चल रहा है। आए सर बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। जनाब इसको मैं कह देता हूं अपडेटेड कॉस्ट पर यूनिट। देखो इसका तरीकाकार क्या है, मैं सारी वैल्यूज अपडेट करूंगा। मैं ये प्रोडक्ट ए और बी दोबारा यहां से उठा लेता हूं, प्रोडक्ट ए और बी, ठीक है जी। और सर हम कहते हैं कि सारा डाटा जो है ये रुपीज़ में है,
यहाँ हम लिखते हैं जी रिवाइज्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसा ही है ना, हर एक को रिवाइज करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये रिवाइज होगा, रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर और रिवाइज्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब ये रिवाइज हो जाएगा तो मेरे पास क्या कैलकुलेट होगा, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, ऐसे ही है ना सर। जब रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएंगी तो फिर मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक ही बात है। इंटरेस्टिंगली मुझे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ निकालने पड़ेंगे, ये देखो ना ज़रा, उसने क्या दिया हुआ मुझे, सेल यूनिट्स दिए हुए हैं, ये देखो ओपनिंग फिनिश्ड यूनिट्स दिए हुए हैं और क्लोजिंग फिनिश्ड यूनिट्स। तो इनकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी सर, इनकी बैलेंसिंग फिगर होगी यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करके मैं अपडेटेड या रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा, रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट, और यही क्लोजिंग यूनिट्स की भी कॉस्ट होगी। ठीक है सर, यहाँ लिख देते हैं रेलेवेंट फॉर क्लोजिंग यूनिट्स ड्यू टू FIFO। और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, और ये चीज़ें देखें, ये तो वो चीज़ें हैं, मैं तो कहता हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर जो आप लोग पहले भी अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हो, बस उसका अब ज़रा जाविया चेंज है थोड़ा सा, चीज़ें जो है वो टेस्ट करने का, वो आप जानते हो ज़ाहिर है। अब जब उसने CMA के लेवल पे टेस्ट करना है तो थोड़ा सा हल्का सा एडवांस फ्लेवर उसने देना है। अब मुझे क्या करना है, ये देखो, ये जो रिविजन्स करनी है ना मैंने, उसके लिए मैं यूं करता हूं कि अलग अलग वर्किंग्स बना लेता हूं। रिवाइज्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के अलग वर्किंग, रिवाइज्ड लेबर के लिए अलग, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए अलग। तो ये देखो हर एक के आगे मैं वर्किंग 2, वर्किंग 3 और वर्किंग 4 ये मैं बना लेता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, रिवाइज्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर अगेन मैं प्रोडक्ट A और B जो है उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सर अब देखें मुझे किसको एडजस्ट करना है, परचेजेस को। एक डिस्काउंट था जो कि असल में रॉ मटेरियल Y का था, रॉ मटेरियल Y प्रोडक्ट A में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड किस में हो गया जाके, रॉ मटेरियल Z में। ये देखें ना, डिस्काउंट ऑफ 1,20,000 किसकी परचेज पे था, मटेरियल वाई की, रिकॉर्ड किस में हो गया जाके जी में। तो सर मैं जी से ऐड बैक करूंगा, पहले लिखता हूं परचेजेस जो कि यहाँ पे उसने सवाल में मुझे दी हुई है। परचेजेस कितनी दी हुई है सर मुझे उसने यहाँ पे सवाल में, सर ये देखिए 2.7 मिलियन, यहाँ पे लिखते हैं 2.7 मिलियन, और ये कितना है 3.201 मिलियन। ठीक है सर, तो एडजस्ट किसको एडजस्ट करना है, डिस्काउंट को। ये डिस्काउंट किस में किसका था, ए का था, बी में रिकॉर्ड हुआ भाई, यानी बी में माइनस हुआ होगा डिस्काउंट। तो सर डिस्काउंट ऐड बैक करें यहां से और यहां पे माइनस करें, सिंपल। ऐसा काम तो आप बहुत जगह करते हो एडजस्टमेंट्स का। ये क्या आ गया आपके पास, अपडेटेड परचेजेस, एग्रीड। आए सर कैलकुलेट करते हैं अपडेटेड परचेजेस कितनी बन रही हैं, 2.58 मिलियन फॉर प्रोडक्ट ए एंड 3.321 मिलियन फॉर प्रोडक्ट बी। अपडेट हो गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं सर, अपडेटेड परचेज प्राइस, और जाहिर है चूंकि FIFO चल रहा है उसी अपडेटेड परचेज प्राइस पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपडेटेड निकाल लूंगा। तो सर अपडेटेड परचेजेस आ गई। अब मैं डिवाइड करूंगा इसको परचेज यूनिट्स के साथ। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैं P और इसको अगर Q बोल दूं तो अपडेटेड परचेज प्राइस कैसे निकलेगी, P ओवर Q से। ठीक है सर, तो परचेज यूनिट्स आए जी, देखते हैं जी परचेज जो मैंने किया उसके यूनिट्स कितने हैं, 30,000 और 40,000, 30,000 और 40,000। तो सर जब डिवाइड करेंगे तो मामला क्या होगा, ये लें जी, अपडेटेड परचेज प्राइस मेरे पास कैलकुलेट हो गई 86 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 83.03 फॉर प्रोडक्ट बी। तो सर इसी के ऊपर मेरे क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है वो वैल्यू हो जाएगी। आए जी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है कितनी मेरे पास, आए जरा यहां से देखते हैं, 10,000 फॉर प्रोडक्ट ए, 7,000 फॉर प्रोडक्ट बी, 10,000 और
7,000। ये है क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, इसको मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूं आर। ठीक हो गया। तो मेरे पास अपडेटेड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा सर? सिंपल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इनटू अपडेटेड परचेज प्राइस, ऐसे ही है ना सर? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 10,000 इंटू 86, यहाँ पे लिख देते हैं सर 7,000 इंटू 83.03। इट्स गुड इनफ। ठीक है सर, 10,000 इंटू 86 और 7,000 इंटू 83.03। तो सर अपडेटेड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स ये भी मेरे पास कैलकुलेट होगी। तो देखें सर, अपडेटेड परचेजेस मेरे पास ये हैं, मैं बोल्ड कर रहा हूं, अपडेटेड परचेजेस मेरे पास ये हैं, इसको मैं बोल्ड नहीं करता, मैं अब वो बोल्ड कर रहा हूं जो कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको मैंने इस्तेमाल करना है रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड की वैल्यू अपडेटेड निकालने के लिए। अपडेटेड परचेजेस, अपडेटेड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग वैल्यू वैसे ही, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वैसी की वैसी रहेगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड अपडेटेड। तो सर ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर अपडेटेड परचेजेस, लेस क्या करेंगे सर? लेस अपडेटेड क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा सर? अपडेटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दैट्स इट। तो आए जी, मैं सवाल से देखता हूं ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था? 4 लाख और 5 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अपडेटेड परचेजेस कितनी है सर? ऊपर अभी निकाली है, देखिए 2.58 मिलियन और 3.21 मिलियन। और इसके अलावा जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है वो कितनी है? 8,60,000 और 5,81,175। लें सर, आइए कैलकुलेट करें जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू कितनी है। सो इट इज़ 2.12 मिलियन फॉर प्रोडक्ट ए और 3239,825 फॉर प्रोडक्ट बी। ठीक है जी, चलें इसको अब रिपोर्ट करते हैं हम ऊपर यहाँ पे। जनाब, नाउ लेट्स गो टू वर्किंग नंबर 3 और मैं रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर की वर्किंग परफॉर्म करता हूं। सर रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर, सर जो डायरेक्ट लेबर गिवन है उससे मैं शुरू करता हूं। तो क्या वैल्यू है जी डायरेक्ट लेबर की? आए देखते हैं जी, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है जी 1.1 मिलियन और 1.2 मिलियन, 1.1 मिलियन और 1.2 मिलियन। तो सर उसने कहा था कि प्रोडक्ट ए में 250 घंटे थे इनडायरेक्ट लेबर के, मैंने डायरेक्ट लेबर के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो सर यहाँ से लेस करें इनडायरेक्ट लेबर का वो खर्चा जो कि मैं अब इसको रिक्लासीफाई करूँगा, यहाँ से तो पहले निकाले ना। 250 घंटे थे, उसने रेट बताया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए रेट क्या है? 400। तो आए सर कैलकुलेट करते हैं, 250 इंटू 400, सो द वैल्यू इज 1 लाख। तो सर रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर कितनी बनती है आपकी? आए कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट है प्रोडक्ट ए के लिए, कीप दिस थिंग इन माइंड। प्रोडक्ट बी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये देखें अपडेटेड मेरे पास लेबर कॉस्ट भी आ गई है, ये भी मैं ऊपर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो अभी ये बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इसने जो है ना, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, इसने अब जाके कहाँ रिकॉर्ड होना है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। और उसके बाद वहां से हम जानते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो भी हिस्सा बनता है वो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर की रेशियो में उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। तो इसको पहले ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, 1 मिलियन और 1.2 मिलियन। ठीक है सर, लेट्स नाउ गो टू वर्किंग नंबर 4। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां लिखते हैं जी, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी कितने हैं सवाल में? फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं अभी 1.32 मिलियन और 1.44 मिलियन। ठीक है सर, तो ये होना ये चाहिए। मैं ऊपर से चलें कॉपी करके ले आता हूँ प्रोडक्ट ए और बी, क्योंकि ज़रा शो हो जाए यहाँ पे थोड़ा सा अलहदा सा करके। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, ऐसा ही है ना? जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं
ये इन टोटलिटी अराइज होते हैं। इनका खासा ये होता है कि ये प्रोडक्ट लेवल पे अराइज ही नहीं होते। अगर प्रोडक्ट लेवल पे अराइज होते हैं तो फिर तो ये डायरेक्ट खर्चे होते हैं। ये किसी कॉस्ट सेंटर लेवल पे अराइज होते हैं, बड़े लेवल पे, इन टोटलिटी। फिर हम इनको एब्जॉर्ब करते हैं उन 4 स्टेप्स के नतीजे में इनटू प्रोडक्ट्स। पूरे ओवरहेड्स का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये देखें अभी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, 2.76 मिलियन। ये जो इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पे प्रोडक्ट ए में रिकॉर्ड हुई थी, मैं इसको इन टोटलिटी यहाँ पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये देखें ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ उसको, ऐड एडिशनल इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है सर, ये 1 लाख यहाँ ऐड कर रहा हूँ और ये देखें मेरे पास अब रिवाइज्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। अब मैं इन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स को किसकी बेसिस पे एब्जॉर्ब करूंगा दोनों प्रोडक्ट्स में? सर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। आप ओएआर की बेसिस पे भी कर सकते हैं, मैं सिंपल रेशियो की बेसिस पे कर रहा हूं। किस रेशियो में सर? ये देखें जो रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है उसकी यही तो रेशियो बनती है, 1 मिलियन और 1.2 मिलियन, यानी कह सकते हैं 1 to 1.2, और इन दोनों का एडिशन क्या है? 2.2। तो सर आए इसको जरा तोड़ते हैं। ये देखें किस रेशियो में, 1/2.2 और इसी तरह से 1.2/2.2। तो सर 2.86 मिलियन ओवर 2.2, इसी तरह से 2.86 मिलियन इंटू 1.2 ओवर 2.2। तो ये देखें हमारा ये टोटल रिवाइज्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्ट वाइज तकसीम हो गया है। अब मैं इसको मेन स्ट्रक्चर में जाके रिपोर्ट कर देता हूं। जी 1.3 मिलियन और 1.56। तो व्हाट इज द रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? द रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 4.42 मिलियन और 5.99825 मिलियन। ये मेरा ख्याल है ये 6 मिलियन हो जाता अगर हम यहाँ पे इसको, ये देखें मैंने 83.03 किया है ना, मेरा ख्याल है अगर मैं 83 करूँगा ना, चूँकि लिंक लगा हुआ है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, तो मैंने चूंकि राउंड ऑफ नहीं किया था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ था, तो देखें राउंडिंग की वजह से कैसे एडजस्ट हुआ है। एक्सेल देखें इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल। ये आपको इवन समझने के लिए और समझाने के लिए मेरे नज़दीक वाइट बोर्ड, ये स्टाइलस, इन सब से अच्छा और एफिशिएंट टूल है। क्लीन राइटिंग बिल्कुल। अब ये समझाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एज अ टीचर समझाते हैं। अगर आप इसको उसी तरह से समझाएं कि सारी वर्किंग्स शो करवाएं जैसे मैंने किया है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही सारा लिख रहा हूँ जैसे आप इवन अपनी किताब में लिख रहे होते हैं, अपने रजिस्टर में लिख रहे होते हो, या बोर्ड पे सॉल्व किया जा रहा होता है, सारी वर्किंग दिखाई जाती है, तो मैं इवन दिखा रहा होता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज़ें आपकी क्लियर करता है एज फार एज द कैलकुलेशंस आर कंसर्न। बहरहाल जी हमारे पास रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ चुकी है। अब मैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करूंगा और रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूंगा, और यही रेलेवेंट होगी मेरी कॉस्ट क्लोजिंग यूनिट्स के लिए ड्यू टू FIFO। तो सर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने चूंकि उसको एग्जामिनर को बता दिया है, ये मैंने कैसे निकाला है, सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। सर सेल यूनिट्स कितने हैं? 48,000। क्लोजिंग कितने हैं? 12,000। ओपनिंग कितने हैं? 10,000। तो आए जी 48,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000। सो यूनिट्स आर 50,000। लाइकवाइज यहाँ पे देखते हैं जी 59,000 प्लस क्लोजिंग 16,000 माइनस ओपनिंग 15,000। सर 59,000 प्लस 16,000 माइनस 15,000। तो लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। कितनी है सर? 88.4 और 100। ले सर इसी कॉस्ट पे मैं अपने, चाहे गुड यूनिट्स हैं चाहे डैमेज यूनिट्स हैं, दोनों को इसी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा। आए जी मैं अपने मेन स्ट्रक्चर में इन कॉस्ट को पहले कॉपी पेस्ट करूं, 88.4 और 100। इसी तरह से यही कॉस्ट्स पर यूनिट यूज होंगी फॉर डैमेज यूनिट्स। ठीक हो गया सर। अब जहां तक डैमेज यूनिट्स का ताल्लुक है, इसके लिए सर मैं एनआरवी टेस्टिंग करूंगा। आए जी एनआरवी टेस्टिंग करते हैं। लेट मी गो टू द क्वेश्चन। एनआरवी किस तरह कैलकुलेट होगी? सीधी सी बात है, उसने बताया हुआ है कि डैमेज यूनिट्स की एनआरवी कैसे है जी, 20% कम होगी इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल सेल प्राइस। ये देखें, इट विल बी सोल्ड एट 20% बिलो। तो एग्जिस्टिंग सेल प्राइस या नॉर्मल सेल प्राइस क्या है वो मुझे यहीं से निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं क्लास में भी बताया करता हूँ कि बेटा एनआरवी होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस
लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। यही अगर सवाल में नियर फ्यूचर की वो कोई सेल प्राइस दे देता कि भाई एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में प्राइस ये हो जाएगी, तो मैं वो लेता। जब वो नहीं दी होती तो मैं फिर हिस्टोरिकल सेल प्राइस यूज कर लेता हूं, ये अज्यूम करते हुए कि भाई नियर फ्यूचर में भी यही सेल प्राइस होगी। तो ठीक है, मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूं और इसमें फिर इसको मैं स्टेप डाउन कर दूंगा 20% से, वो एनआरवी आ जाएगी 5040,000 डिवाइडेड बाय 48,000, 5040,000 ओवर 48,000, ये नॉर्मल सेल प्राइस आ गई, इसका 80%। इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बी है 7670,000 ओवर 59,000, 7670,000 ओवर 59,000, इसका 80%। आए जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से इसकी भी एनआरवी निकाल लेते हैं। सर 84 एंड 104, तो अगर मैं एनआरवी टेस्टिंग करूं प्रोडक्ट ए की, तो सर इसकी तो एनआरवी ही लोअर है, तो एनआरवी पे इसको रिपोर्ट किया जाएगा। जहां तक प्रोडक्ट बी का ताल्लुक है, उसकी एनआरवी हाई है, कॉस्ट कम है, सर इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सर एनआरवी टेस्ट भी लग गया। और अब मैंने सिर्फ क्या करना है, ये देखें, जो गुड यूनिट्स हैं उन्होंने तो कॉस्ट पे वैल्यू होना था, और जो डैमेज यूनिट्स हैं उन्होंने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। अब सिर्फ यूनिट्स मैंने प्लेस करने हैं और कैलकुलेशन कर लेनी है। सर डैमेज यूनिट्स कितने हैं, ये देखें, एंड पे उसने बताया हुआ है, प्रोडक्ट ए के 2000, प्रोडक्ट बी के 1000। सर 2000 और 1000, ठीक है सर। आए जी मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इनटू डैमेज यूनिट्स, 84 इंटू 2000, 100 इंटू 1000, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स कैलकुलेट हो गई है, 1,68,000 एंड 1 लाख। अब चलते हैं गुड यूनिट्स पे। सर गुड यूनिट्स निकालना कौन सा मसला है, टोटल क्लोजिंग यूनिट्स मेरे पास हैं, बिल्कुल सर हैं, ये देखें 12,000 और 16,000। तो मैं इसमें से सिर्फ डैमेज यूनिट्स माइनस कर दूंगा, 12,000 माइनस डैमेज यूनिट्स कितने हैं, प्रोडक्ट ए के 2,000। इसी तरह इसके हैं जी क्लोजिंग यूनिट्स 16,000, इसके जो डैमेज यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 1,000। ठीक है सर, आए कैलकुलेट करते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा 15,000। सर आए कॉस्ट को गुड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 88.4 इंटू 10,000, लाइकवाइज 100 इंटू 15,000। सो द वैल्यूज आर 8,88,000 and 1.4 million for product A and B of good units। तो अब सर गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स की वैल्यूज को ऐड करते हैं ताकि हमारे पास अपडेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, जो कि कितनी है सर, 1.052 मिलियन एंड 1.6 मिलियन फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जी फाइनल वैल्यू थी जो कि हम चाह रहे थे। ठीक है सर, बहुत डिटेल में मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया है, सारा सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड गेट द स्क्रीनशॉट्स।